नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, इस फ्री जो इनिशिएटिव की पीडीएफ आपको सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है। हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है इस फ्री इनिशिएटिव के साथ साथ। वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे हमेशा, लेकिन इसके साथ साथ हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट आपको आंसर राइटिंग जो है करवाई जाएगी, कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को समझना है, किस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताएंगे आपके साथ हमारे एक्सपर्ट, और कंप्लीट आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 या 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 66th मेंस के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीट्रिपलएससी और ईपीएफओ के लिए शानदार और जानदार कोर्सेस। इसके हम के लिए मेंस, ऑप्शनल के लिए आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज़, उनके एवेल्युएशन एक अनुभवी टीम द्वारा करा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के मुख्य वीडियो की तरफ। इस वीडियो में प्रमुखतः 4 सेक्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं। एक बिहार स्पेशल है, करंट अफेयर, पॉलिटी और इकोनॉमी। बिहार स्पेशल से जो अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा कि बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एक्ट काफ़ी चर्चा में रहा। तो ये क्या है, इसके प्रावधान क्या है, क्यों चर्चा में है, इसके बारे में देखेंगे। लेबर कोड्स, फार्म रिफॉर्म बिल के साथ साथ लेबर रिफॉर्म बिल भी साथ में ही आया था, उससे थोड़ा पहले ही आया था, लेकिन फार्म रिफॉर्म में ज़्यादा राजनीति हो गई, ज़्यादा मुद्दा हो गया तो चर्चा में ज़्यादा आ गया। लेकिन इसके बीच में कहीं ना कहीं लेबर कोड जो है वो दब गया। लेकिन एज अ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, खासकर कि उन मित्रों का जिसका LSW ऑप्शनल है, उनके लिए क्वेश्चन। सरकारिया और पूंजी कमीशन, जो सेंटर स्टेट, संघ और राज्य के बीच में जो रिलेशंस हैं उस पर क्वेश्चन हर बार 1 या 2 क्वेश्चन तो यूपीएससी पूछता ही है। तो ये क्वेश्चन खास करके उन नए विद्यार्थियों के लिए हैं जो पहली बार इस एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो किस तरह से सरकारिया और पंची कमीशन के रिकमेंडेशन को यूज़ करना है अपने आंसर राइटिंग में, उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। इकोनॉमी से MSME, ठीक है, लघु, छोटे और मध्य मझोले उद्योग के बारे में, जो मध्य मझोले उद्योग हैं उनके बारे में एक क्वेश्चन लिया गया, उनके कंट्रीब्यूशन क्या है, और अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है तो उनमें समस्याएं क्या है, उन समस्याओं को दूर कैसे करें। पहला प्रश्न देख लेते हैं। रिसेंटली बिहार आर्म्ड पुलिस एक्ट हैज़ बीन इन न्यूज़, व्हाट इज़ इट, डिस्कस इट्स की प्रोविजन। यानी कि पहले बताना है कि ये क्या है और उसके प्रावधान के बारे में बताना है। सशस्त्र पुलिस अधिनियम क्या है और इसके प्रावधानों पर चर्चा करें। तो पहले एक पृष्ठभूमि दे देंगे कि भैया हमको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून व्यवस्था होती है, वो एक राज्य सूची का विषय है, ठीक है। अब राज्य सूची का विषय है तो कानून व्यवस्था को मेंटेन करने का काम किसका है, पुलिस का काम है। तो जब कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है तो पुलिस जो उसे मेंटेन करती है वह भी जाहिर तौर से राज्य सूची की ही विषय है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट्स में सीरियस यानी कि विकट स्पेशल कंडीशन, जैसे हाल ही में आपने नांदेड़ में जो पुलिसकर्मी पर हमला हो गया, ठीक है, गुरुद्वारा में कम से कम 5-6 हज़ार लोगों ने मिलकर 10-12 पुलिस वालों पर हमला कर दिया। तो ऐसे विकट परिस्थितियों पे, विषम संदेश पे, जहाँ पर कानून व्यवस्था में भारी चैलेंज हो, हैवी लॉ एंड ऑर्डर डिफ़िकल्ट सिचुएशन को डील करने के लिए अलग अलग राज्यों की अपनी एक विशेष टुकड़ी पुलिस दल होता है जिसको हम स्पेशल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट्स का, वेरियस स्टेट्स हैव देयर स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डील करने के लिए स्पेशल आर्म फोर्सेस होती हैं, ठीक है। अब उन फोर्सेस के पास एक्सपर्टीज़ होती है किसमें, तो कॉम्बैट रोल यानी कि युद्ध रिलेटेड, यानी कि वो युद्ध कॉम्बैट रोल जैसे, और स्पेशल वेपन्स, स्पेशल डिफेंस, कैसे भीड़ को कंट्रोल करना है, कैसे कॉम्बैट करना है युद्ध के लिए भी है। युद्ध इन द सेंस कि अगर कोई नक्सल एम्बुश अटैक हो जाता है उन पर, या कोई माओवादी अटैक करता है, या कोई हिंसात्मक ग्रुप उन पर अटैक करता है, तो किस तरह से, यानी कि युद्ध के लिए भी एज काइंड ऑफ आर्म्ड पुलिस फोर्स, युद्ध संयोधन के लिए भी वो तैयार होते हैं। अब शुरुआत में क्या होता था कि जो बिहार पुलिस एक्ट है वो 1861 के, यानी कि इम्पीरियल पुलिस एक्ट, जो अभी भी आप बहुत से राज्यों में, बहुत से जो इंडियन पुलिस एक्ट है वो 1860 वाले एक्ट से ही लागू है, उसके हिसाब से चल रहा है।
तो पुलिस रिफॉर्म की भी बहुत ज़रूरत है, उस पर भी कभी एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो जो बिहार पुलिस एक्ट था वो 2007 से पहले 1861 वाले कानून से ही चलता था, और बिहार की एक मिलिट्री पुलिस थी। वैसे ही जैसे इसी का नाम बदलकर अभी स्पेशल फोर्स कर दिया गया है, तो वो जो मिलिट्री पुलिस थी वो बंगाल मिलिट्री पुलिस एक्ट 1892 अधिनियम के हिसाब से चलती थी। लेकिन जब 2007 में नीतीश कुमार की परमानेंट सरकार आती है, तब वो क्या करती है, इसे बदलकर बिहार पुलिस एक्ट यानी बिहार पुलिस अधिनियम 2007 में लाती है। और अभी फ़िलहाल जो बिहार में जो पुलिसिंग का काम हो रहा है वो किस एक्ट के किस अधिनियम के अंदर हो रहा है, तो बिहार पुलिस अधिनियम 2007 के अंदर, ये उसका एक पृष्ठभूमि है। अब बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्स क्या चीज़ है, तो ये बिहार मिलिट्री फोर्स जो बिहार सैन्य पुलिस का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, ये जो है वो आयुक्त पुलिस आयुक्त यानी एडिशनल पुलिस कमिश्नर के ऑर्डर पर काम करती है। यानी हर एक कमिश्नरी में जो एडिशनल कमिश्नर होते हैं उन्हीं के ऑर्डर, यानी वो उसी के अंडर आती है, उससे नीचे के ऑफिसर इसको ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, वो या उससे ऊपर के अफसर के अंडर ये अपनी सेवाएं देती है। केवल सिविल रेस्ट यानी कि सार्वजनिक कहीं घटना हुई, सार्वजनिक घटनाओं पर नागरिक अशांति हो जाती है, प्राकृतिक आपदा हुई, किसी खास एस्टैब्लिशमेंट, किसी खास बिल्डिंग, बॉडी, ऑर्गेनाइजेशंस की रक्षा के लिए, यानी कि किसी विशेष परिस्थितियों में ही इसका उपयोग या इसकी सेवाएं ली जाती हैं, इसे बुलाया जाता है। टू बी हेडेड बाय द CAPF, यानी इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो CAPF वो अफसर जो डेपुटेशन यानी प्रतिनियुक्ति पर आते हैं, ऐसे CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जैसे कि CRPF हो गई, CISF हो गई, NIA हो गई, तो इन तरह के आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के ऑफिसर जो डेपुटेशन में अलग अलग राज्यों में आते हैं वही इसकी अध्यक्षता करते हैं। बेसिकली इसका काम क्या है, तो बिहार में खास करके जो माओइस्ट और नक्सलाइट एरिया है, जो दक्षिण बिहार और दक्षिण पूर्वी झारखंड से लगे हुए बिहार का कुछ इलाका हो गया, जहानाबाद, अरवल, बांका, ऐसे नक्सलाइट एरियाओं में जो इंडस्ट्री की, आप जाहिर से पता है कि बिहार ने इससे पहले एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी अपनाई है। जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी कोई राज्य अपनाता है और जब वो इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाना चाहता है, तो सबसे पहले उसके अपने एस्टैब्लिशमेंट, अपने वर्कर, अपने प्लांट की सिक्योरिटी की ज़रूरत वो देखता है। कोई भी व्यक्ति कभी निवेश करेगा जब उसके प्लांट की, उसके माल की, उसके साजो सामान की, उसकी खुद की सुरक्षा इंश्योर होगी। तो उसी को इंश्योर करने के लिए इसे स्पेशल पावर दी गई है, ताकि बिहार में जो है, आपसे पहले हमने वीडियो में देखा था कि किस तरह से बेरोज़गारी बढ़ रही है, यहाँ से प्रवासी मजदूरों का पलायन हो रहा है, लोग यहाँ पे पलायन कर रहे हैं। तो उन पलायन को रोकने के लिए क्या ज़रूरी है, मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री कब लगेगी, जब उसकी सुरक्षा निश्चित की जाएगी। तो उसी सुरक्षा को निश्चित करने के लिए इस तरह का एक स्पेशल फोर्स की गठन किया गया है, जो उन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, उन औद्योगिक क्षेत्रों को, उपक्रमों को, उनकी बिल्डिंगों को, उनके प्रांगण की रक्षा करेगी। इसमें 16 बटालियन है और हर बटालियन में हज़ार सैनिक हैं। ठीक है, इसमें एक खास करके 2 बटालियन है, एक गोरखा बटालियन भी है और उसके साथ साथ एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर का भी बटालियन है। उन 16 में से जो है 14 नॉर्मल बटालियन है, एक बटालियन गोरखा बटालियन की और एक है रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स की, जो वॉलंटियरी रिटायरमेंट लेकर अपने राज्य में आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। ठीक है, अब इसकी पूरे राज्य में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो इसकी अध्यक्षता करेगा DGP। ठीक है, DGP जो है बिहार के, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। और इस तरह के फोर्सेस और भी अलग अलग राज्यों में हैं, तो ये केवल बिहार में है ऐसा नहीं है, इसके और भी अलग अलग फोर्सेस हैं, जैसे कि स्पेशल पुलिस ऑफ केरला जो मलाबार पुलिस हुई, फिर वहाँ पर मलाबार पुलिस खास करके जो बॉर्डर एरिया में, जो कोस्टल एरिया है, वहाँ पर ड्रगिंग, स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग, इनको रोकने में के लिए काम करती है। फिर राजस्थान आर्म पुलिस फोर्सेस है, हरियाणा आर्म पुलिस फोर्स है, यूपी में STF स्पेशल टास्क फोर्सेस आपने सुना होगा, कर्नाटका आर्म फोर्स। तो इस तरह के अलग अलग बहुत से राज्यों में, गुजरात आर्म फोर्सेस है, अलग अलग राज्यों में इस तरह की स्पेशल पुलिस हैं। तो बिहार ने कुछ नया नहीं लाया है, कुछ नया नहीं किया। नया क्या किया है, उनकी कुछ शक्तियों में इजाफा किया है, वो देखते हैं कि क्या है। तो अब इसमें कंसर्न क्या है, चिंताएं क्या हैं, तो चिंता ये है कि ये व्यक्ति किसी का भी अरेस्ट बिना वारंट के भी किसी को अरेस्ट कर सकता है और कहीं भी तलाशी लेता है। तो उन व्यक्ति या उन व्यक्तियों के समूह को जो किसी भी प्रतिष्ठान, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी एस्टैब्लिशमेंट को क्षति पहुंचाएं या क्षति पहुंचाने का इरादा रखते हों, एवं ऐसे किसी ड्यूटी पर तैनात अफसर की ड्यूटी में बाधा डालते हों। तो ये जो 3 प्रावधान है, जिसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया, यानी कि किसी एस्टैब्लिशमेंट यानी कोई जो उपक्रम है, कोई प्रतिष्ठान है, उसमें क्षति पहुंचाने का इरादा रखते हों या क्षति पहुंचा रहे हों,
और उसकी सुरक्षा में तैनात जो अफसर हैं उसके कार्य में बाधा डाल रहे हो या बाधा डालने की योजना बना रहे हो, इन सारी चीज़ों वाले व्यक्ति को पुलिस जो है, ये बिहार स्पेशल आर्म पुलिस फोर्स है, वो बिना वारंट के भी वहाँ तलाशी ले सकती है और उसको अरेस्ट भी कर सकती है। तो ये एक चिंता का विषय है जो अपोजिशन पार्टियाँ वो कह रही हैं कि इसका उपयोग आप हमारे लीडर्स को, लोकल लीडर्स को, या जो कोई प्रोटेस्ट करेंगे आपके खिलाफ, उसके खिलाफ लगा सकते हैं। सस्पिशियस पर्सन्स कैन ऑल्सो बी अरेस्टेड, यानी संदिग्ध व्यक्तियों को भी, अब उनके हिसाब से कौन संदिग्ध है नहीं है इसका कोई डेफिनेशन दिए बिना उनको जो व्यक्ति संदिग्ध लगेगा उसका अरेस्ट किया जा सकता है। अरेस्टेड पर्सन कैन बी प्रोड्यूस टू द, अब इसमें कुछ सेफगार्ड, ये अच्छी चीज़ है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने अरेस्ट किया है उसको लोकल थाना में उनको कम से कम समय में, लेकिन कोई टाइम लिमिट नहीं बताया गया है। और दूर सी बात है कि अगर थाना अगल बगल आसपास में नहीं है तो वो फिर वहीं रहेगा और तब तक तो है उसके साथ जो है ब्रूटैलिटी हो सकती है, उसके साथ जो है अलग अलग मारपीट या उसे ज़बरदस्ती प्रताड़ित किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों का जो चीज़ें क्लियरली नहीं लिखी गई हैं उसका जो विरोध कर रहा है विपक्ष कि भाई आप क्लियरली नहीं लिख रहे हैं कि इतने देर में पहुंचाना है, कौन से थाने में पहुंचाना है, कौन सा थाना नज़दीक है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों में क्लैरिटी ना होने के कारण विपक्ष इसे मान रहा है कि यह एक काला कानून है। नो कोड, अब इसमें सबसे ज़्यादा कंसर्न, चिंता का विषय ये है कि ये जो बिहार मिलिट्री स्पेशल फोर्स के जो पर्सनल है या अधिकारी हैं, जब वो अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे और उनके ड्यूटी करने के दौरान कोई अरेस्ट करते हैं, कोई सर्च करते हैं, तो उन पर किसी भी तरह का कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकता है। नो कोर्ट कॉग्निजेंस, जब तक कि सरकार खुद लिख कर ना दे कि हाँ भाई इसने कुछ गलती किया है और आप इस पर संज्ञान लीजिए। तो ये एक उन ऑफिसर्स को इम्यूनिटी प्रदान करता है, एक सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन इसका जो है मिसयूज़ भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है, और यही इनकी जुड़ी चिंताएं हैं। तो इसी चिंताओं को साथ आप कंबाइन करेंगे और बताएंगे कि लाने का रीज़न क्या है। तो लाने का रीज़न ये है कि जो लोग बिहार में अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाई है, तो बाहर से आप इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आप चाहेंगे कि जो वही व्यक्ति जो बाहर से आपके राज्य में इन्वेस्टमेंट करे वो चाहेगा कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सुदृढ़ हो। जैसे हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि जैसे ही उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत आया। वो देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, यानी कि देश के राज्यों में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के जो पहले बहुत पीछे हुआ करती थी। तो उसी मॉडल को फॉलो करते हुए जब आप इन्वेस्टमेंट बुला रहे हैं, समिट कर रहे हैं, इन्वेस्टर समिट बुला रहे हैं, कहीं से आप पैसे ले रहे हैं, तो उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ज़रूरी है। उसी के कंसर्न में, उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये फोर्स को लाया गया है। और यह फोर्स कोई बिहार में एकमात्र अकेला फोर्स है ऐसा भी नहीं। बस चिंता यह है कि उनको जो पुलिस ऑफिसर्स को जो इम्यूनिटी दी गई है, जो सुरक्षा प्रदान की गई, उसका वो दुरुपयोग कर सकते हैं। तो ये एक चिंता है। तो सरकार को चाहिए, सरकार ने इस पर अपना पक्ष भी रखा है, बताया भी है कि भाई ये सिर्फ केवल कुछ खास सुरक्षित जगहों के लिए ही है, अन्य जगहों के लिए नहीं है। पकड़े हुए व्यक्ति को लोकल थाने में पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन उन पर और विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है और विपक्ष को इसमें कॉन्फिडेंस में लेकर काम करने की आवश्यकता है। इस पर आप इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि जो रिसेंटली पास लेबर रिफॉर्म बिल, ठीक है, श्रम सुधार बिल आए हैं, उन पर चर्चा करना है। तो बैकग्राउंड क्या है, तो भाई श्रम सुधार की क्यों ज़रूरत थी, क्या आवश्यकता थी, तो वही उसका बैकग्राउंड हो जाएगा। बैकग्राउंड क्या है, तो हमारा अब जाहिर बात है कि इकोनॉमी बढ़ रही है, हम विकास कर रहे हैं, तो श्रम बल बढ़ रहा है, हमारी जनसंख्या भी बढ़ रही है। तो हम बढ़ती हुई जनसंख्या एवं बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था दोनों को क्या चाहिए, लेबर तो चाहिए ही। तो इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लेबर बढ़ेंगे, तो लेबर को मेंटेन करने के लिए, लेबर सिस्टम को सुगम सरल बनाने के लिए और उससे आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक वृद्धि हो, उसको और सरल सुगम बनाने के लिए एक लेबर श्रम कानून की आवश्यकता थी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, रोजगार की अलग अलग व्यवस्था प्रदान करने के लिए जैसे ही लेबर लॉ या श्रम कानून जो है सरल और सुगम होंगे, तो जो अलग अलग कंपनियां हैं, बहुत सी कंपनियां जिसमें उनको काम करना है, जो उद्यम करना चाहते हैं, तो आराम से किसी को नौकरी दे सकते हैं, या इच्छा हो तो नौकरी ले सकते हैं। तो लेने और देने नौकरी, हायर एंड फायर पॉलिसी जो होती है, यानी रखने और निकालने की पॉलिसी जितनी आसान होगी, जितनी सरल होगी, उतने ही कोई व्यक्ति कोई उपक्रम लगाएगा, कोई उद्यम लगाएगा, नौकरी देगा भी, और कोई व्यक्ति नौकरी बदल भी सकता है, स्विच भी कर सकता है। तो इस तरह के पॉलिसीज़ की यहाँ पर आवश्यकता थी, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। और करेंटली क्या है कि जो लेबर है, जो श्रम जिसे हम कहते हैं, श्रम या श्रम कानून जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है। कंकरेंट है संवर्धी सूची। अब संवर्धी सूची होने के कारण उसमें राज्य भी नियम बना सकता है और केंद्र भी नियम बना सकता है। तो इसी के खिलाफ से अभी तक 40, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा 40 नियम बनाए गए हैं और
राज्यों के 100 से ऊपर के नियम हैं। तो इतने सारे नियम एक ही क्षेत्र में होने के कारण बहुत सारा कन्फ्यूजन बढ़ गया है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और उसी को दूर करने के लिए क्या किया गया है कि 29 लेबर लॉ को एक साथ पहले सिलेक्ट किया गया है और उन 29 लेबर लॉ को फर्दर डिवाइड किया गया है 4 लेबर कोड्स में, ठीक है, जिसमें से 3 बिल पास हुए हैं, चौथे पर अभी काम चल रहा है। तो ये जो है इसका बैकग्राउंड है कि क्यों लाया गया, क्या ज़रूरत थी, उसकी आवश्यकता क्या थी। अब तीनों लेबर कोड को अलग अलग तरीके से देख लेंगे। तो पहला है इंडस्ट्रियल रिलेशन, यानी कि औद्योगिक संबंध। इसमें मुख्यतः 3 चीज़ों पर फोकस किया गया। पहला नोटिस, हायर एंड फायर पॉलिसी, यानी कि आसानी से निकालना और रखना, ठीक है, हायर एंड फायर पॉलिसी। उसके बाद स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, इस पर काम किया गया कि पहले जो व्यक्ति आप किसी एम्प्लॉय को रख रहे हैं और अगर आपकी संख्या जो है वो 100 से अधिक है, तो आपको किस कंडीशन में रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, ठीक है, तो उनको बताना होता था। रूल ऑफ कंडक्ट, कहाँ पर रह रहे हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, उनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है, काम करने की व्यवस्था कैसी है, उन सब का डिटेल देना होता था। लेकिन अब उसको बढ़ाकर 100 से 300 कर दिया है। तो जो छोटे छोटे खास करके MSME जैसी चीज़ें हैं उन पर जो है उपक्रम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो दूसरा चीज़ है कि नोटिस, जो लीगल नोटिस की बात कर रहे हैं, जो स्ट्राइक की बात हम कह रहे हैं, तो स्ट्राइक की बात क्या है कि 2 तरह की स्ट्राइक होती है। एक तो जो है कानून जो वैधानिक रूप से स्ट्राइक करते हैं उसमें आपको 14 दिन का नोटिस देना होता है। और दूसरा, जब कोई मैटर या कोई विषय किसी ट्रिब्यूनल में चल रहा हो, कंपनी ट्रिब्यूनल में चल रहा हो या न्यायालय में चल रहा हो, तो आपको स्ट्राइक करने से पहले 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। ये मुख्यतः जो है इंडस्ट्रियलिस्ट और जो लोग उद्यम लगा रहे हैं, उद्योगपतियों के लिए खास करके ये एक फ़ायदे का इशू है कि जब पहले क्या होता था कि इसमें बहुत सी राजनीतियाँ होती थी, अलग अलग ट्रेड यूनियन अपने हिसाब से मन मर्जी का भी स्ट्राइक बुला लिया, तो इससे क्या होता था, प्रोडक्शन में, काम में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बाधा आती थी। तो इसका एक नोटिस देने का एक प्रावधान किया है, जिसके कुछ पॉजिटिव पक्ष भी हैं और नेगेटिव पक्ष भी। नेगेटिव पक्ष जब हम कंसर्न आएगा तब देखेंगे। लेबर कोड दूसरा है कोड ऑन ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशन। तो उनकी जो वर्किंग कंडीशंस के बारे में कैसे चीज़ें होनी चाहिए, इसमें कुल 3 लॉ है, ठीक है। तो ये मुख्यतः जो है उनके सेफ्टी, इंश्योरेंस, स्वास्थ्य, सुरक्षा, उन सब की चीज़ों को डील करता है। जैसे कि आपने पहले तो स्टैंडिंग लेबर, जो 300 से ज़्यादा अगर आप लेबर रख रहे हैं तो आपको इन सारी चीज़ों का डिटेल देना पड़ता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के बारे में इसमें खास प्रावधान किए गए हैं, जो संविदा वर्कर्स होते हैं, जेंडर इक्वालिटी है, ठीक है। इसमें जो है और ख़ास करके ये बताया गया है कि आप जो है सप्ताह में केवल 6 दिन से ज़्यादा काम नहीं ले सकते और उन 6 दिनों में भी 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं ले सकते। जो ट्रांसजेंडर्स हैं, ठीक है, उनके अधिकारों की भी चिंता की गई इस बिल में। और तीसरा कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड। सोशल सिक्योरिटी कोड में क्या है कि उनकी जो सामाजिक सुरक्षा किस तरह से, तो इसमें कुल 9 लॉ हैं और ये मुख्यतः जो उनके स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स, यानी कि जैसे EPFO हो गया, ESIC हो गया, ठीक है, मजदूर संघ के वोट्स हो गए, इस तरह के चीज़ों में किस तरह से वो पैसा जमा करेंगे और किस तरह से जो उनको सामाजिक सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, अलग अलग बेनिफिट्स हो गए, स्कीम्स हो गए, लाभ मिलेगा, पेंशन, प्रमोशन, इस तरह की चीज़ों को किस तरह से उनमें दिया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर में भी उसका उपयोग किया गया है, ठीक है। और इसमें जो है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी, लोग जो व्यक्ति जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको किस तरह से सोशल सिक्योरिटी है, जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए भी यह परिभाषित किया गया। इट हैज़ ऑल्सो अ नेशनल मिनिमम वेज, यानी कि राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन का भी कॉन्सेप्ट इसमें लागू किया गया है। अब उसमें कुछ समस्याएं भी हम आगे देखेंगे, लेकिन यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि भाई इससे कम वेतन इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, यानी कि किसी X क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को किसी Y अमाउंट में कम से कम कीमत उसको मिलनी ही चाहिए, इससे कम वेतन उसे नहीं मिल सकता। अब इसने क्या क्या इश्यूज़ को, किन किन मुद्दों पर जो है अपना इश्यूज़ को टच किया है, इससे क्या क्या मुद्दे ठीक होंगे। तो एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ें इससे आएंगी, जैसे ही कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल की सोशल सिक्योरिटी होगा और इंडस्ट्रियल रिलेशंस मेंटेन रहेगा तो लॉन्ग टर्म लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, तो कंपनी की स्टेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी रहेगी, बढ़ती रहेगी, ठीक है। बहुत सारे जो डिफिनेशन थे, अलग अलग परिभाषाएं थी, वो सब कन्फ्यूजन को वो दूर करेगा, एक सिंपल लॉ कोड आएगा, ईज़ ऑफ कंप्लायंस है। अब जब जैसे आपको पता है कि नियम जब सरल होंगे तो लोग उनको पालन करना भी चाहेंगे। अब जब बहुत सारे कठिन नियम हो, अलग अलग असमंजस की स्थिति हो, 10 तरह के फॉर्म भरने हो, 10 तरह की चीज़ों को कंप्लाई करना हो, तो लोग अमूमन क्या करते हैं, नियमों को फॉलो ही नहीं करते। लेकिन जब अगर वो नियम आसान होंगे, सरल होंगे, तो लोग उसे फॉलो भी करेंगे, अनुपालन भी करेंगे। इससे क्या होगा, जेंडर इक्वालिटी होगी। खास करके जो वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो महिलाओं का जो लेबर, श्रम बल में
महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ सकती है। इजी हायर एंड फायर पॉलिसी है, ठीक है, तो निकालना और रखने की जो आराम की पॉलिसी है, तो इससे क्या होगा, कंपनियों के लिए भी फ़ायदा है और लेबर के लिए फ़ायदा है कि भाई वो काम उनको पसंद आया तो करें, नहीं आए तो नहीं करें। इससे क्या होता है कि आपने बहुत से कम अलग अलग जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में देखा है कि जितनी आसान हायर एंड फायर पॉलिसी होती है उतना ही ज़्यादा जो है उनका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है और वर्कर स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा मेंटेन रहती है। तो उसको यहाँ पे लिया गया है। वर्क फोर्स फॉर्मलाइजेशन, जो कार्यबल का जो है वो क्या होगा, संगठीकरण होगा, औपचारिकता, यानी कि जो नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर में जो काम करते हैं वो फॉर्मल सेक्टर में आएंगे, उनका रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। उनके रिकॉर्ड मेंटेन होने से क्या होगा, उनका अलग अलग स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो, सोशल सिक्योरिटी हो, हेल्थ सिक्योरिटी हो, अलग अलग स्कीम्स हो, गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, एनएसएसओ के अंदर उनकी काउंटिंग होगी। तो उनके हिसाब से जो गवर्नमेंट की स्पेसिफिक स्कीम्स जो अलग अलग सरकार प्रोग्राम चला रही हैं तो उनके तहत उनको फ़ायदा हो सकता है, उनके परिवार को फ़ायदा हो सकता है, आयुष्मान भारत वगैरह में वो जुड़ सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। अब इनमें चिंताएं क्या हैं, तो चिंता सबसे पहले ये है कि जो श्रम का कोई खास डेफिनेशन, जिसको हम कह रहे हैं ना कि श्रम बिल है, श्रम सुधार बिल है, लेकिन श्रमिकों का और श्रम का कोई खास डेफिनेशन, परिभाषा ही नहीं दी गई है। और ये ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेशन या उनके वर्क कंडीशन से तालमेल नहीं रख पा रहा है, ऐसे बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है। दूसरा, जो नेशनल मिनिमम वेज, राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन का जो गणना है, वो गणना अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ये बिल खास करके उसी असमंजसता को दूर करने के लिए लाया गया था, लेकिन जब वो राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की कंप्यूटेशन करता है, जब गणना करता है, तो अपने आप में एक असमंजस की स्थिति पैदा करता है, क्योंकि ये अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन के लिए अलग अलग तौर पे कैलकुलेट किया जाता है, जिससे एक बहुत सारा कंप्लीट डेफिनेशन, एक असमंजता, ठीक है, एक असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है और अलग अलग क्षेत्र के लोगों के लिए अलग अलग मिनिमम वेज रहता है, जो आगे चलकर अच्छा नहीं हो सकता, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। अब ये राज्य सरकार को जो है वो फ्री हैंड दे देता है कि भाई इस बिल में, इस प्रावधान में राज्य सरकार को बहुत सारा फ्री हैंड मिला हुआ है, यानी तो इससे क्या होगा कि राज्य सरकार अपनी मनमानी करेंगे और कोई नेशनल स्टेट का सिंगल लॉ बनेगा नहीं। तो जिन राज्यों में एम्प्लॉयमेंट जा रहे हैं, समझ कर प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, उनकी स्थिति को देखने के लिए या उनके सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी पे वो चाहे तो बिल बनाए ना बनाए, इस तरह का भी उनको ओपननेस दिया गया है, जो कि मुख्य उद्देश्य है हमारा श्रम सुधार का, उसको कहीं ना कहीं हैम्पर कर सकता है। तो अब जो ट्रेड यूनियन, जिसको हम कहते हैं, ट्रेड यूनियन के जो खास करके रोल जो है उनके हड़ताल करने के, जो जिस तरह से वो हड़ताल करते थे या अपनी बात रखते थे, अपनी बात मंगवाते थे, अब वो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड लाकर इन सबको एक तरह से जो है वो नाम मात्र का कर दिया गया है, एक दिखावटी कर दिया गया है। तो इसको और अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जापान हो गया, जर्मनी हो गया, खास करके डेनमार्क, इन सारे कंट्रीज से हम सीख कर अपनी व्यवस्था को बना सकते हैं। ये बात अलग है कि ये सब डेवलप्ड कंट्री है, इनके पास पैसे ज़्यादा हैं और हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, लेकिन इनके मॉडल पर हम काम करके अपनी श्रम व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं, जिससे क्या होगा, इन टर्न हमारी अर्थव्यवस्था में सुधरेगी और हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना देख रहे हैं वो आगे चल के हम उसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सरकारिया और पूंजी कमीशन के जो रिकमेंडेशन है वो क्या है, खास करके जो सेंटर स्टेट यानी कि राज्य और संघ, केंद्र और राज्य संबंधों के बीच में जो गवर्नर, राज्यपाल को लेकर जो सरकारिया और एवं पूंजी कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है, जो उन्होंने अपनी सिफारिशें दी हैं, वो क्या है, उनको किस तरह से, तो बैकग्राउंड क्या होता है, बैकग्राउंड ये कि भाई भारत जो है वो एक क्या यूनियन है, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन ऑफ स्टेट्स मीन्स द यूनियन इज स्ट्रॉन्ग एंड द सेंटर्स आर इट्स सब्सिडियरीज। तो हम फेडरेशन नहीं है, हम है यूनियन। फेडरेशन में क्या होता है कि अलग अलग स्टेट्स की समान पावर होती है और वो मिलकर एक यूनियन बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर है कि एक यूनियन है, उसके ही अलग अलग पार्ट है, छोटे छोटे स्टेट्स, और उनको यूनियन अपनी पावर यानी कि संघ जो है उन्हें कुछ शक्तियाँ प्रदान करता है। तो इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स और हम एक क्वासी फेडरल कंट्री। इसी वजह से क्या होता है कि संघ जो है यानी यूनियन, केंद्र सरकार जो है कभी कभी मजबूती होती है और छोटे छोटे अलग अलग राज्यों पर वो है वो अपना मनमानी करती है, कभी कभी अपने हिसाब से, या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हो गया, या अपने हिसाब से उनकी बातों पर अनसुना कर दिया जाता है और उन पर ज़बरदस्ती का, जिसको कहते हैं आर्म ट्विस्टिंग फेडरलिज्म, ठीक है, तो एक लाचार संघवाद उन पर थोपा जाता है। तो ये कभी कभी उन पर प्रॉब्लम आ रही होती है, खासकर कि 356 प्रेसिडेंशियल रूल के हिसाब से। जिस तरह से आपको याद होगा, अगर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस आपने पढ़ा है, तो किस तरह से जवाहरलाल नेहरू के समय में नंबूदरी पद की सरकार गिराई जाती है, इंदिरा गांधी के समय में अलग अलग राज्य सरकारों को गिराया जाता है। तो इस तरह के जो 356 का मिसयूज़ होता है वो संघवाद के लिए खतरा बना हुआ था, और इन्हीं सबको देखते हुए क्या हो रहा था कि बहुत सारी समितियाँ बनाई गई जो अपना रिमोट दे, खास करके इन चीज़ों को, कि संघ और राज्य के बीच में जो संबंध अच्छे हो सके, उन पर किस तरह की चीज़ों का अमल करे,
किन चीज़ों को अमल करने से संघ और राज्य के बीच में जो संबंध है वो अच्छे हों, इनके लिए बहुत सी कमेटियां बनाई गई हैं, जिनमें से पुंछी कमीशन और सरकारिया कमीशन को एक एग्जाम्पल यानी कि एक रिमाइंडर की तरह देखा जाता है। तो सरकारिया कमीशन क्या है? तो R.S. सरकारिया जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनकी अध्यक्षता में 1983 में एक कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन, क्या क्या सिफारिशें दी हैं? तो पहला कहा है कि जो आर्टिकल 356 है, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, राष्ट्रपति शासन, जो राज्य सरकारों में लगाया जाता है, उनका एकदम कम से कम यूज़ होना चाहिए और एकदम जिसे कहते हैं कि राजनीति से प्रेरित बिल्कुल भी ना हो, चाहे जब कोई चारा ना हो, यानी कि उसको यूज़ करना राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र के हित में हो तभी उसे यूज़ करना चाहिए, नहीं तो राजनीतिक मंशा से इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा, गवर्नर के अपॉइंटमेंट में जो उस राज्य के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्रियों से भी सलाह लेनी चाहिए ताकि उनके बीच में एक सरल और सुगम संबंध बना रहे। गवर्नर शुड बी अपॉइंटेड आउटसाइड स्टेट। जो गवर्नर हैं, राज्यपाल, वो उस स्टेट में जिस राज्य के राज्यपाल हैं, कम से कम उन्हें बाहर के राज्यों से लाकर अपॉइंटमेंट करना चाहिए, यानी कि वो व्यक्ति उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए और उस राज्य की राजनीति में बहुत समय से, एक लंबे समय से पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए, जो कि उसको एक पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो राजनीतिक रूप से जो है न्यूट्रल रहता है और इसीलिए कामकाज में वो दखलंदाजी नहीं आती है। ये सारे इनके रिकमेंडेशन थे। गवर्नमेंट शुड नॉट डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब क्या हो रहा था कि पहले गवर्नर जो है प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर के ऑर्डर पर क्या करते थे, राज्य सरकारों को बर्खास्त कर देते थे। तो इन्होंने कहा गया है कि भाई जब तक वो सदन में उनकी मेजॉरिटी हो, जब तक वो सदन में बहुमत उनको प्राप्त है, राज्य सरकारें जो हैं उनको बर्खास्त ना करें, तो राज्य सरकारों को बर्खास्त गवर्नर द्वारा ना किया जाए। गवर्नर मस्ट बी अपॉइंटेड फिक्स टर्म, यानी गवर्नमेंट का एक फिक्स टर्म होना चाहिए। अब देखिए, R.S. सरकारिया ने कहा कि एक फिक्स टर्म होने की, लेकिन पुंछी कमीशन पे जब आप देखेंगे तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिक्स्ड 5 साल यानी समय अवधि भी बता दी। तो गवर्नर अपना काम ढंग से कर पाए, किसी प्रेशर में ना हो, क्योंकि आपको पता है गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति। किसके रिकमेंडेशन पे? तो कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे। और जब चाहे तब राष्ट्रपति जो है वो गवर्नर को हटा सकते हैं। किसके रिकमेंडेशन पे? अगेन कैबिनेट, यानी गवर्नमेंट क्या है, गवर्नर को केंद्र सरकार जब चाहे हटवा दे, जब चाहे लगवा दे। तो क्योंकि उनका जॉब सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए उन्हें क्या करता, केंद्र सरकार की बात मानने पर बाध्य रहते हैं। तो जब उनको अगर जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी, एक फिक्स टर्म, और जब पुंछी कमीशन ने कहा कि फिक्स 5 साल का समय, तब वो क्या करेंगे, वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करेंगे। और इसी चीज़ को यूज़ किया गया R.S. सरकारिया के कमीशन में, R.S. सरकारिया की सिफारिशों में। ठीक है, और विशेष परिस्थितियों में ही उन्हें निकाला जाए। ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, उन्होंने कहा कि लोकसभा और वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि स्पीकर और जो वाइस प्रेसिडेंट है, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, वो दोनों भी एक कमेटी में शामिल हों जो मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद गवर्नर यानी राज्यपाल की नियुक्ति करे। दूसरा, गवर्नर्स को, राज्यपालों को जब रिटायर होने के बाद किसी भी सरकारी पोस्ट पर नियुक्ति उन्हें ना की जाए, दैट विल बी ब्रीच ऑफ इंटरेस्ट। और जब वो सेवानिवृत्त हो तब उनके लिए कुछ ऐसे प्रावधान किए जाए ताकि उन्हें बाद में कुछ और ना करना पड़े। नॉर्मली क्या होता है कि वो पोस्ट रिटायरमेंट को, अपनी फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वो केंद्र सरकार की बात मानते हैं, उनकी कहा हुआ करते हैं, क्योंकि उनको रिटायरमेंट होने के बाद उनका और भी जीवन है। लेकिन अगर सरकारी प्रावधान में उन्हें रिटायरमेंट होने के बाद कुछ ऑलरेडी बेनिफिट हम प्रोवाइड करवा दें, तो वो क्या होगा कि इंडिपेंडेंटली और फ्री एंड फेयर तरीके से काम कर सकेंगे। पुंछी कमीशन की रिपोर्ट क्या है? तो उन्होंने कहा कि भाई प्रमोशन ऑफ सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद, यानी कि प्रतिस्पर्धी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हमें बढ़ावा देना है। गवर्नर शुड बी अपॉइंटेड, वही R.S. सरकारिया की कुछ सिफारिशों को उन्होंने फिर से रिपीट किया। लेकिन उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे फिक्स टर्म कहा था R.S. सरकारिया ने, कहा था फिक्स नहीं, फिक्स भी और अभी 5 साल का फिक्स टर्म। उन्होंने एक कमेटी जिस बनाई, उस कमेटी में R.S. सरकारिया साहब ने कहा था कि स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री भी होने चाहिए, होम मिनिस्टर भी होना चाहिए, स्पीकर भी होना चाहिए, और फिर अलग से अगर आप चाहें तो वाइस प्रेसिडेंट को ले ना ले अलग बात है, लेकिन इन सब की कमेटी अलॉन्ग विद द चीफ मिनिस्टर, यानी मुख्यमंत्री के साथ मिलकर फिर गवर्नर को अपॉइंट करे, ताकि जो है उनके बीच में संबंध अच्छे बने रहें। ठीक है, उन्होंने कहा कि गवर्नर का इम्पीचमेंट होना चाहिए, जैसे राष्ट्रपति का महाभियोग होता है उस तरह से गवर्नर का भी महाभियोग हो, यानी कि वो क्या देगा, वो उनको एक तरह से जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, जिससे वो अपना निर्णय ले सकेंगे न्यूट्रल रूप से। ठीक है, और गवर्नर को जो 163 आर्टिकल है उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए सरकार बनाने या गिराने के लिए। किसी भी बिल पर 6 महीने के अंदर अंदर गवर्नर को डिसीजन ले लेना चाहिए, ताकि जो
लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि राज्य की सरकार और गवर्नर के बीच में रिलेशन अच्छे बने रहें, ताकि वो उनको हर एक बिल को वो किसी ठंडे बक्से में न डाल दे और राज्य सरकार को काम में अड़ंगा ना बने। राज्य सरकार अपना काम करे, गवर्नर अपना काम करे। गवर्नर्स की जो अननेसेसरी ड्यूटी, जैसे कि वो आपको पता होगा कि आपने अगर यूनिवर्सिटी से डिग्री की होगी तो डिग्री में आप देखा होगा चांसलर का साइन होता है, तो वो मोस्टली क्या होता है, गवर्नर होते हैं। तो गवर्नर के पास यूनिवर्सिटी के चांसलर भी होते हैं। तो इस तरह की जो बिना काम की ड्यूटी है उनसे उनको हटाया जाए, सेरेमोनियल ड्यूटी को कम किया जाए और उनके जो रियल ड्यूटीज़ है उन पर, क्योंकि वो राज्य की राज्य व्यवस्था, शासन प्रशासन पर ज़्यादा ध्यान दे सके, उनकी ज़्यादा अच्छी से समीक्षा कर सके, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राइट टू सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ द स्टेट मिनिस्टर। तो अगर कोई उनके पास ऐसा रिक्वेस्ट आता है कि स्टेट मिनिस्टर ने कोई क्राइम किया है और कैबिनेट उसके खिलाफ सैंक्शन यानी उसकी जांच के आदेश ना दे रहा हो, तो गवर्नर को ये शक्ति होनी चाहिए ताकि वो अपने हक से, अपने अधिकार से उस मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इवन चीफ मिनिस्टर को भी ऊपर केस चलाने या उनकी जांच करने की आदेश दे सके। ये दोनों रिकमेंडेशन थे। तो जब कभी आप पर गवर्नर के रोल या सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर सवाल पूछा जाए तो आप इस पर आंसर दे सकते हैं। चौथा प्रश्न देख लेते हैं कि एमएसएमई सेक्टर क्या है, उनमें जो है चैलेंजेस क्या हैं, उनमें क्या चुनौतियां हैं और उनमें हम कैसे दूर कर सकते हैं। बैकग्राउंड क्या है, तो एमएसएमई यानी क्या हुआ, माइक्रो स्मॉल मीडियम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, मझौले उद्योग जिसे हम कहते हैं। ये किसी भी अर्थव्यवस्था में 90% का कुल उसका अर्थव्यवस्थाओं का कुल 90% जितने उद्यम होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में, टोटल इंडस्ट्रीज़ का 90% जो होता है वो एमएसएमई ही होता है। भारत में एग्रीकल्चर के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। ठीक है, जो निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग की जीडीपी में 6.11% कंट्रीब्यूट करता है और सर्विस सेक्टर की जीडीपी में यानी कि सेवा क्षेत्र की जीडीपी में 24% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी कि आयात परिस्थापन में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बाहर की चीज़ें हम ना लें और अपने घर पे आत्मनिर्भर बने रहें, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट में 45 कुल एक्सपोर्ट का 45% केवल एमएसएमई सेक्टर ही एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, और अगर हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का अपना सपना पूरा करना है तो ये एमएसएमई जितना ज़्यादा फलेगा फूलेगा उतना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा। और विशेष करके जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें रोज़गार एवं उसके विकास को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई का विकास और उसका चलना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये इसका आप बैकग्राउंड देकर इसको देख सकते हैं। आप देखेंगे कि इसमें समस्याएं क्या हैं। तो समस्याओं को हमने क्षेत्र में बांट लिया है। सबसे पहला एक्सेस टू क्रेडिट यानी लोन, कर्ज उन्हें नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है कि 90% जो एमएसएमई है वो इंस्टीट्यूशनल यानी कि ऑर्गेनाइज जो बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम के अलावा अलग तरीके से कर लेते हैं, जिनका क्या होता है ब्याज दर ज़्यादा होता है, कोलैटरल ज़्यादा होता है, तो उनका बिजनेस से ज़्यादा उन्हें ब्याज भरना पड़ जाता है और ये एक नुकसानदायक फ़ायदा होता है। दूसरा सफिशिएंट ऑफ कोलैटरल, उनके पास कुछ खुद से, क्योंकि एमएसएमई में बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, कोलैटरल चाहिए। अब क्योंकि बहुत से लोगों के पास कुछ कोलैटरल रखने के लिए, कुछ गिरवी रखने के लिए होता नहीं है, तो उनको लोन नहीं मिलता है। अब लोन नहीं मिलता है तो अपना बिजनेस जो उद्यम है वो नहीं लगा पाते हैं। तो ये जो है उनका क्रेडिट कर्ज रिलेटेड प्रॉब्लम है। दूसरा है बाज़ार। तो बाज़ार में क्या है कि बहुत से जो छोटे छोटे एमएसएमई है वो अपना प्रचार बड़े मार्केट में नहीं कर पाते हैं। होता ये है कि बहुत से लोगों को बहुत से सामानों की आवश्यकता तो होती है, लेकिन छोटे छोटे एमएसएमई उन मार्केट्स में रीच नहीं कर पाते हैं, एक लोकलाइज्ड बन के रह जाते हैं, जिससे उनको नुकसान हो जाता है। ठीक है, दूसरा बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या, उनका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, एक प्लेटफॉर्म हो गया और जहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसी जो है अपना प्रोडक्ट धड़ल्ले से बेच रही हैं। चाइनीज़ कंपनी, चाइनीज़ माल सस्ते में बिक रहा है, तो इससे एक्सेस टू मार्केट यानी बाज़ार में जो उन्हें चुनौतियाँ मिलती रहती हैं। अब एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, अब जाहिर सी बात है जब उनके पास पैसा नहीं है, एक तो कम पैसा मिला, तो कम पैसे में या वो प्रोडक्शन करेंगे या रिसर्च करेंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च की कमी, क्योंकि ये सारे चीज़ें क्या है क्रेडिट से ही जुड़े हुए हैं। क्रेडिट नहीं है तो वो बाज़ार में एक्सेस नहीं कर पाते हैं, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा दूर तक अपने क्षेत्र को बढ़ा नहीं पाते हैं, और पैसा नहीं, इस वजह से क्या है प्रौद्योगिकी और नवाचार में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा नवाचार नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, रिसर्च नहीं होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केट रिसर्च, कंज्यूमर रिसर्च, लोगों को क्या चाहिए, कैसी चीज़ें चाहिए, क्या बनाने से फ़ायदा होगा, जब इस पर रिसर्च जब तक नहीं होगा, नई टेक्नोलॉजी, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, दक्षता, उच्च दक्षता वाले टेक्नोलॉजी का जब तक हम काम नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉफिट नहीं बढ़ने वाला है। ये इनके चैलेंजेस हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, अब क्या है सरकारी है, उधर फाइल लग गई, कल आओ परसों आओ, ये टेबल से वो टेबल, तो भाई नौकरशाही में देरी हो जाती है, रेड टेप, लाल फीताशाही। और पुअर लिटिगेशन, जो लिटिगेशन सिस्टम है, जो मुकदमे का जो सिस्टम हमारा आया, रिजल्ट आया, के कोर्ट में केस चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इन सारी चीज़ों में भी क्या है दिक्कत होने की वजह से ये इनकी समस्या है।
अब इसके लिए संबंध क्या ले सकते हैं? संबंध ले सकते हैं कि भाई ह्यूमन रिसोर्स, हमको ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना है, नॉलेज सर्विसेज, फाइनेंशियल जो समस्याएं थी, जो कर्ज नहीं मिल रहा था तो उनको फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट करना है, फाइनेंशियल एक्सेस को बढ़ाना है, मार्केट रिसर्च उनको देना है, क्लीन एंड इनोवेटिव नए नए तरीके जो कि ऊंचे दक्षता वाले भी हों और सस्टेनेबल सतत विकास को भी सपोर्ट करते हुए इस तरह के मेथड्स को हमको यूज़ करना है, एक्सपोर्ट सब्सिडी देनी होती है, ठीक है। और लिटिगेशन प्रोसेस यानी न्यायिक प्रक्रिया में सुधार करना है कि अगर कोई किसी दो कंपनी के बीच में कुछ कंपनी रिलेटेड राइट्स हो गए या मजदूरों के रिलेटेड कुछ राइट हो गया या कुछ कॉपीराइट का इशू हो गया, तो इन सारी चीज़ों में जल्दी से जल्दी निर्णय या मामले लटके ना रहें ताकि लोग अपना अपना काम कर सके। सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम, इन सारी चीज़ों से हम उपाय कर सकते हैं। तो देखते हैं सरकार ने क्या क्या किया है इसमें। तो सरकार ने क्रेडिट के लिए जो क्रेडिट की समस्या थी उसके लिए क्या किया है, तो 59 मिनट लोन पोर्टल का शुरुआत किया है, 2% इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लाई है, एक ट्रेड स्कीम, ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग स्कीम, उसका इंट्रोडक्शन किया है, मार्केट में एक्सेस हो उसके लिए क्या किया है, तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के तर्ज पर ही सरकार ने जेम गवर्नमेंट ई मार्केटिंग साइट लाई है, जहाँ पर सरकारी व्यवस्था में, पीएसओ में, ऑफिसेस में जो अगर कुछ छोटी छोटी चीज़ें चाहिए सजावट के लिए, यूज़ करने के लिए, तो वहाँ पर लोकल एमएसएमई और लोकल विक्रेताओं को तरजीह दी जाती है इस जेम प्लेटफॉर्म में। वो आराम से डीबीटी के माध्यम से अपना सामान जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन में होता है वो बेच सकते हैं और वहाँ से खास करके गवर्नमेंट ऑफिसेस, इंस्टीट्यूशंस, बिल्डिंग, पीएसयूज, इन सब की चीज़ों के लिए खास करके बनाई गई। खादी में प्रमोशन किया है, पीएसयू को कहा गया है कि भाई आप 25% जो अपने सहायक चीज़ें हैं, जो वेयर हाउस, जो वेयर प्रोडक्ट्स होते हैं ना, मेन प्रोडक्ट्स के कुछ स्पेयर पार्ट्स होते हैं, वेयर हाउस होते हैं, वेयर प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो पीएसयू को जो वो सारी चीज़ें यूज़ में लगती हैं उसका 25% आपको मैंडेटरीली यानी कि ज़रूर से ज़रूर एमएसएमई सेक्टर से ही लेना है। अब टेक्नोलॉजी के लिए क्या किया है, तो 200 से ज़्यादा हमने हब बनाया है, ठीक है, 1000 से ज़्यादा अनुसंधान इकाइयाँ बनाई गई है, हैकाथॉन हम हर साल कराते हैं नए नए ओरिजिनल टेक्निकल प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए कि इस तरह से नए नवाचार लाया जा सके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का रजिस्ट्रेशन हमने इजी करा दिया है कि भाई आपको ज़्यादा झंझट नहीं, 10 तरह के फॉर्म नहीं भरने हैं। अगर आपने कोई नया तरीका बनाया है, नया इन्वेंशन किया है, तो उसको आप बड़े आराम से रजिस्टर करिए और उसको आप अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को बेच सकते हैं। आपका बनाया हुआ तरीका, आपके फॉर्मूले को लोग खरीदेंगे, बदले में आपको रॉयल्टी और पैसा भी मिलेगा। और कंपनीज एक्ट में सरलीकरण भी किया है। कुछ प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं। तो प्रमुख योजनाएं क्या है, उद्यम मित्र पोर्टल हो गया, एमएसएमई समस्या से समाधान एक स्कीम यूज़ की गई है, डिजिटल एमएसएमई स्कीम है, जेम पोर्टल, स्फूर्ति योजना, एस्पायर योजना, पीएम स्वनिधि योजना, क्रेडिट कार्ड योजना। तो इन सारी योजना का भी आप उसमें उल्लेख करके एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन एमएसएमई के बारे में दे सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।